नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, फाइनेंस की दुनिया में राजा माने जाने वाले कंपनी की बात मैं करने वाला हूं। 31 बिलियन से ज्यादा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ऐसी कंपनी की बात करने वाला हूं। 0% प्रोसेसिंग जो कंसेप्ट लाया था, ऐसी कंपनी की बात करने वाला हूं। और फास्टेस्ट प्रोसेसिंग करने वाली कंपनी की बात करने वाला हूं, जिसने अपने आप को ब्रांडिंग ही इस तरीके से किया है। नाम गैस पा रहे हो? यस सर नो? तो मैं आपको आज इस कंपनी के बारे में बताने वाला हूं, बजाज फिनसर्व, और ये कंपनी ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे आगे बढ़ा, और दूसरी फाइनेंस बिजनेस भी आगे कैसे बढ़ सकती है, दूसरे बिजनेस स्टार्टअप्स किस तरीके से इनके टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं, इनके फुटप्रिंट को फॉलो कर सकते हैं, आज जानेंगे। सबसे पहली बात, बजाज ऑटो लिमिटेड से बजाज फिनसर्व अलग हुआ, डीमर्ज हुआ 2007 में, ताकि क्लियर रहे कि मार्केट पोजीशनिंग बजाज फिनसर्व की अलग से बने। जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो भी इनसे कनेक्ट होना चाहता है, जो लोन लेना चाहता है, जो सर्विसेज लेना चाहता है, उनको पता रहना चाहिए कि ये सिंगल माइंडसेट, क्लियर कंसेप्ट वाली कंपनी का टैगलाइन जबरदस्त है, पे लेस, गेन मोर, फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। एकदम क्लियर है कि आपको कम पैसे देना है, फायदा ज्यादा लेना है और अपने सपनों को पूरा करना है। बजाज फिनसर्व ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने इनोवेट किए, और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के कारण बजाज फिनसर्व बहुत जाना गया। 0% प्रोसेसिंग उनका कंसेप्ट था। उन्होंने पर्सनल लोन में भी काम किया, ऑटो लोन में भी काम किया, हाउसिंग लोन में भी काम किया, और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के लिए एक नंबर बादशाह माना जाता है। क्योंकि जब से हमको समझ में आया, उस समय से हमने ये सुना कि अगर किसी को कंप्यूटर लेना है या फिर कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स लेना है, तो बजाज फाइनेंस सबसे पहली पसंद होती है। अब इतनी बड़ी फाइनेंस बिजनेस अगर हम लोग चलाएंगे, तो उसमें एक बहुत बड़ा टिपिकल प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम आता है रिस्क मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि हम लोग लोन तो बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं, लेकिन अगर उनसे वसूली प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाए, वो भी एक रिस्क है। और किसको लोन देना चाहिए, किसको लोन नहीं देना चाहिए, वो भी एक रिस्क है। जब आप ये कहते हो कि मैं बहुत जल्दी आपको लोन देने वाला हूँ, 0% प्रोसेसिंग चार्जेस में लोन देने वाला हूँ, तो उस समय कस्टमर को एनालाइज करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन उसको भी बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करते हुए बजाज फिनसर्व ने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत प्रायोरिटी में लिया और बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल कंपनी बनी। और प्रॉफिट जबरदस्त, 15% के आसपास उसकी प्रॉफिट रहती थी टर्नओवर पे। आज भी वो 15% के अप्रॉक्स प्रॉफिट परसेंटेज मेंटेन्ड है। बजाज फिनसर्व के बड़ा होने के बीच में उनका जो रीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अर्बन एरिया में भी उतना ज्यादा जाना जाता है जितना रूरल एरिया में। कहीं पर भी हो, बजाज फिनसर्व हर तरीके से कनेक्टेड रहता है पब्लिक से, और वो सारे मीडिया को यूज करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं खाली डिजिटल मीडिया में जाऊंगा, वो ये नहीं कहता कि मैं खाली फिजिकल मीडिया में जाऊंगा। वो हर मीडिया को यूज करता है, हर व्यक्ति तक वो पहुंचता है। इसी कारण उसका रीच ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पर है। लगभग जनवरी 2024 तक $31.77 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन बजाज फिनसर्व का हो चुका है, जो कि बहुत 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 ज्यादा है। और बहुत सारे देशों का जीडीपी मिलाकर भी उससे भी ज्यादा है। ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। तो अवार्ड्स और रिकॉग्निशन के बारे में बात करें, बजाज फिनसर्व को ग्रेट प्लेस वर्क ने रिकॉग्नाइज किया इंडियाज बेस्ट वर्क प्लेसेस से। दूसरा, सिंगापुर में जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अवार्ड मिला। तीसरा, इनको नंबर 1 टॉप राइजर ब्रांड का अवार्ड मिला। चौथा, इनको गोल्ड अवार्ड मिला बेस्ट ट्रेडिशनल एज वेल एज बेस्ट डिजिटल कैंपेन इन BFSI। तो कैंपस सिलेक्शन में भी रिक्रूटमेंट और हायरिंग का सिल्वर एक्सीलेंस अवार्ड मिला। इनका टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी जानकर आपको मजा आ जाएगा। अब इनका टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी जानते हैं। 2022 तक इनका टर्नओवर 68,439 करोड़ हो गए, जिसमें प्रॉफिट था 8,314 करोड़, लगभग 15%। 2023 में ही इनका टर्नओवर हो गया 82,072 करोड़, और इनका प्रॉफिट बढ़ के हो गया 12,208 करोड़, लगभग फिर 15% के आसपास। तो 15% की कंसिस्टेंसी इन्होंने मेंटेन करके रखी है। अब जानेंगे इनका बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल क्या है। सबसे पहले जानते हैं बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीजें करते हैं। सबसे पहला लेंडिंग बिजनेस है इनका। लेंडिंग बिजनेस में इनका पर्सनल लोन आता है, ट्रैवल लोन आता है, एजुकेशनल लोन आता है, मेडिकल एक्सपेंसेस का लोन आता है, डेब्ट कंसोलिडेशन आता है, और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल में सरताज है, मतलब जबरदस्त काम करते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल में सबसे पहले बजाज का नाम आता है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस बिजनेस ये करते हैं बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस के नाम पे, और लाइफ इंश्योरेंस करते हैं बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे। इसमें क्या क्या चीजें कवर करते हैं? जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, मोटर इंश्योरेंस करते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस करते हैं, होम इंश्योरेंस भी करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में इनका एंडोमेंट प्लान, रिटायरमेंट प्लान और दूसरे प्लान में भी ये काम करते हैं। और उसके बाद जो वेल्थ मैनेजमेंट है, इसमें बजाज फिनसर्व मार्केट लिमिटेड नाम से इनकी कंपनी है, उसके थ्रू ये काम करते हैं। और ये सब्सिडरी फोकस करती है सॉल्यूशंस पे, जो कि फाइनेंशियल सॉल्यूशन है, इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन है, म्यूचुअल फंड्स पे और फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे ये काम करते हैं। इनका रेवेन्यू मॉडल, कहां से पैसे आते हैं।
सबसे पहले जो लेंडिंग बिजनेस है उसमें इंटरेस्ट की कमाई है, प्रोसेसिंग फीस की कमाई है, और जो दूसरे चार्जेस होते हैं वो चार्जेस की कमाई है। दूसरा, इंश्योरेंस बिजनेस से पहला तो ये डायरेक्टली जो कमीशन कमाते हैं वो भी कमाते हैं, इसके अलावा जो सब्सिडरी है उनके थ्रू जो क्रॉस बिजनेस करते हैं, एक दूसरे की जो बिजनेस करते हैं, उसमें इनका फीस और कमीशन होता है। तीसरा, वेल्थ मैनेजमेंट में जो फीस और कमीशन है ये इनकी इनकम है। चौथा, क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग, वो अपना माल तो बेचेगी ज्यादा से ज्यादा, उसको अपसेलिंग बोलेंगे। क्रॉस सेलिंग मतलब अपनी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचा तो क्रॉस सेलिंग होगी। फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस कंपनी वाले ने वेल्थ मैनेजमेंट का कोई प्रोडक्ट बेचा तो ये क्रॉस सेलिंग हो गया, राइट। ईएमआई कार्ड्स बजाज बनाती है, उससे भी इनको इनकम होता है। बजाज फिनसर्व इन्वेस्टमेंट इनकम भी कमाती है, जो उनके पास सरप्लस फंड रहता है वो आइदर वो स्टॉक मार्केट में या फिर किसी और तरीके से इन्वेस्ट करती है जिसमें उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे एडिशनल इनकम हो जाए। सर्विस चार्जेस इनके बहुत बड़ा इनकम है, क्योंकि सर्विस चार्जेस के बेसिस पे जो 0% ईएमआई है वहां पर बहुत ज्यादा कमाई हो। इसके अलावा डिजिटल प्रोसेसिंग वो करते हैं, तो डिजिटल प्रोसेसिंग में जो फास्ट प्रोसेसिंग है वहां पर कुछ एडिशनल फीस चार्ज करते हैं नॉमिनल, लेकिन वो बहुत सारे लोगों का काम करते हैं तो वो एक बड़ा फिगर बनता है। अब जानते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस बजाज फिनसर्व ने फेस किया और उसको कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले, एक्सेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। नया टेक्नोलॉजी अगर नहीं लाएंगे, पुराने सिस्टम से काम करेंगे तो चीजें फास्ट नहीं हो पाएगी। जो आप बोलते हो कि फास्ट प्रोसेसिंग करूंगा, नहीं हो पाएगा। जो 0% प्रोसेसिंग फीस है वो 0% हो तो भी लोग आपसे नहीं लेंगे अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करके फास्ट काम नहीं करते हो। तो इस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। नई नई टेक्नोलॉजी जब भी कोई पॉसिबल होती है तो वो लोग आइदर डिजाइन करवा लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि देश में जो नियम कानून लागू होते हैं उसके हिसाब से लोगों का स्पेंडिंग पावर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। लोगों का इंटरेस्ट खर्चा करने में या नहीं करने में बढ़ जाता है। टैक्सेशन की पॉलिसीज चेंज होती है तो हो सकता है कोई गाड़ी ज्यादा बिकने लगे, टैक्सेशन ज्यादा बढ़ गया तो गाड़ी कम बिकने लगे, कोई सामान ज्यादा बिके कोई सामान कम बिके। तो जो स्पेंडिंग पॉसिबिलिटीज है वो इकोनॉमिक रीजंस के कारण डिफरेंशिएट हो सकती थी। लेकिन इस चैलेंज को फेस करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रोडक्ट रेंज इतना बढ़ा लिया कि हर तरीके का खर्चा अगर कस्टमर करने तैयार है उसके लिए बजाज फिनसर्व का एक ना एक सॉल्यूशन रेडी है, एक ना एक प्रोडक्ट या सर्विसेज रेडी है। इसी कारण वो ज्यादा से ज्यादा इस चैलेंज को इजीली फेस कर पाए। नेक्स्ट चैलेंज था मार्केट कंपटीशन। सिर्फ बजाज फिनसर्व ही नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज इनके कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन इन्होंने कुछ यूएसपी बनाई जिसको हर कोई याद रखता है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि 0% प्रोसेसिंग फीस, बोलते ही साथ बजाज फिनसर्व याद आ गया। रीजन कि इन्होंने ही स्टार्ट किया था, इन्होंने ही पॉपुलराइज किया, ब्रांडिंग भी इनकी है। इस तरीके से जो कंपटीशन है उससे ऊपर आने के लिए इन्होंने अपने यूएसपी को ब्रांड बनाया और उसको कायम रखा। नेक्स्ट चैलेंज होता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। जब हम लोग हर जगह पे एजेंट और एसोसिएट्स बनाते चले जाते हैं ना, तो उस समय कहीं पर अगर कोई गड़बड़ी आ जाए, हमारे ऊपर कोई केस हो जाए, लीगल हो जाए, या फिर कस्टमर का कंज्यूमर केस हो जाए, ऐसे बहुत सारे जगह पर हो सकता है। अगर सिस्टम प्रॉपरली काम ना करे तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप डिपार्टमेंट्स का सारे रेगुलेशंस और सारे कंप्लायंसेस पूरे नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्होंने अपने इंटरनल टीम जबरदस्त बनाई, इंटरनल चेकिंग टीम जबरदस्त बनाई। इन्होंने एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर को भी रखा, लेकिन एंश्योर किया कि कहीं कोई गड़बड़ी इनके तरफ से ना हो, कोई कंप्लायंस इनके तरफ से ना छूटे। अगला बहुत बड़ा चैलेंज था मार्जिन कंसर्न। इसका मतलब ये कि जब ये 0% फाइनेंस करते हैं, केवल प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, तो इनको अलग अलग जरिए से अपने कॉस्टिंग को भी कवर करना है, सामने वाले को लोन भी देना है, उसको वसूली भी करना है, वसूली करने में जो खर्चे हैं उसको भी लेना है। उसके बाद में जिस कंपनी का प्रोडक्ट सेल करा रहे हैं वहां से भी इनको कुछ पैसे वसूल करने हैं, ताकि उनका सेल तो बढ़ा दे रहे हैं ना इनके कारण। ये जो मेहनत करते हैं एडवर्टीजमेंट में, उसके कारण सामने वाला जल्दी से माल खरीदता है, कस्टमर माल खरीदता है और जो सेलर है उसको फायदा होता है। तो अपने मार्जिन्स को अच्छा रखना बहुत बड़ा चैलेंज था। आज भी आप देखेंगे 15% की मार्जिन है, 12,000 करोड़ से ज्यादा इनका साल का प्रॉफिट है 2023 का। ये अपने आप में कहता है कि इनका रिस्क मैनेजमेंट, मार्जिन मैनेजमेंट जबरदस्त। तो बजाज फिनसर्व की मार्केटिंग कैटेगरी को पॉइंट वाइज जान। तो सबसे पहले ब्रांड पोजीशनिंग। इन्होंने अपने आप को ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर बताया और अपने यूएसपी पे पूरा जोर दिया। कस्टमर तक ये ज्यादा पहुंचे और कस्टमर को फास्ट सर्विस प्रोवाइड कराया और अपने ब्रांड को आगे बढ़ाया। दूसरा स्ट्रेटेजी था मल्टी चैनल प्रेजेंस। हर चैनल में आप इनको पाएंगे। ये होर्डिंग में भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, ये डायरेक्ट भी फाइनेंस करती है, अपने एसोसिएट्स भी बना रखे हैं, इन्होंने अपने डीएसए भी दे रखे हैं। हर तरीके से ये कनेक्टेड है, कैसे भी करके ये लोगों तक पहुंच के बिजनेस लाना जानते हैं, तो हर जगह पे मौजूद है। नेक्स्ट इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम किया, एसईओ कराया और उसके साथ में डिजिटल कंटेंट को भी अपने पॉपुलराइज किया। अपने जो टेस्टिमोनियल्स है वो टेस्टिमोनियल्स ग्राहकों के, संतुष्ट ग्राहकों के, वो सारी चीजों को इन्होंने प्रॉपरली एडवर्टाइज किया। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी था कंटेंट मार्केटिंग। इनके
कंटेंट जबरदस्त होते थे और कस्टमर उससे कनेक्ट हो पाते थे। इसी कारण लोग पहले बजाज फाइनेंस को खोजते हैं। इनका सोशल मीडिया एंगेजमेंट जबरदस्त है, ये कम्युनिटी बनाने में विश्वास रखते हैं। इनको लगता है कि लोग अगर कनेक्टेड रहेंगे तो उतना काफी नहीं, कम्युनिटी भी बनते रहना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रस्ट भी करते रहें और कंपनी का प्रोग्रेस भी जानते रहें और साथ ही साथ में उनके सारे नीड में सबसे पहली पसंद हम खुद रहें। अगला स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। ये डायरेक्ट काम तो करते ही थे, इसके साथ में ये अपने एसोसिएट बनाते थे, अपने डीएसए बनाते थे। अलग अलग जो शॉप्स हैं वो सारे शॉप्स में वो एसोसिएशन करते थे ताकि वहां पर कोई भी माल बिके तो फिर वो खुद भी रेकमेंड करे कि भैया बजाज वाले से काम करा लो, जल्दी कर देता है। ये डायलॉग देने के लिए भी एक एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है, कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, ये करते थे। नेक्स्ट प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। जितने टाइप के नीड्स हो सकते हैं वो नीड्स को एनालाइज करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाना स्पेशलिटी है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ने अपने रिटेल पार्टनर नेटवर्क को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया कि भारत में हर जगह हर दुकान में इनका कनेक्शन दिखेगा। इन्होंने इतना वाइड कर दिया कि कहीं पर भी अगर बजाज फिनसर्व का बंदा नहीं है ऐसा हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग में ये मास्टर है। एक कंपनी से कनेक्ट होने चाहिए, वो बाकी सारे कंपनीज के प्रोडक्ट भी क्रॉस सेलिंग कर देगा, अपने प्रोडक्ट को अपसेलिंग कर देगा, आपके नीड को एनालाइज करेगा। इन लोग एजुकेट भी करते हैं, बताते भी हैं और बड़ा प्रोडक्ट भी ये देते हैं। इनका सीआरएम जबरदस्त है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और कस्टमर एंगेजमेंट में जबरदस्त काम करते हैं ताकि कस्टमर कनेक्टेड रहे, न सिर्फ अपने ट्रांजैक्शन के कारण बल्कि और क्या क्या नीड्स और कौन और क्या क्या अपडेट्स आता है वो सारे अपडेट्स बजाज फिनसर्व कर। बजाज फिनसर्व का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जबरदस्त है, इसीलिए बेस्ट वर्क प्लेस में से एक माना जाता है। इसीलिए उनको कैंपस रिक्रूटमेंट का भी अवार्ड मिल चुका है, क्योंकि एक रिक्रूट तो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग रिक्रूट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उनको रख नहीं पाते हैं। ये रिक्रूट भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको इंकरेज भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, उनसे बिजनेस भी करवाते हैं और पैसे भी जबरदस्त कमा पाते हैं। और फाइनली ये प्रमोशनल ऑफर्स पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, किस समय कौन कौन से ऑफर्स देने हैं, इसकी स्पेशलिटी बजाज फिनसर्व की है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे फाइनेंस बिजनेस हो या दूसरा बिजनेस है, उसको क्या फायदा है, क्या सीख सकता है, यहाँ से कौन से पॉइंट सीखने चाहिए। सबसे पहला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो सर्विसेज को डाइवर्सिफाई करिए ताकि किसी भी नीड के लिए उस फील्ड में सिर्फ हमारी याद आए। दूसरा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना पड़ेगा। कस्टमर से ही मतलब रखिए, कस्टमर के नीड से ही मतलब रखिए, उसके अनुसार ही आप आगे अपना कोई भी निर्णय लीजिएगा। तीसरा इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इनोवेटिव नहीं हो तो फिर आपका धंधा आगे चलने नहीं वाला है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज के दिन में आपका बिजनेस मोबाइल पे नहीं है तो कहीं पर नहीं है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना है रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंस बहुत रिस्की बिजनेस है, उसके अंदर में भी इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट इतना जबरदस्त रखा है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज और ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट चीज सीखिए इन्वेस्ट इन टैलेंट। ये जबरदस्त टैलेंट को एक्वायर भी करते हैं, रिटेन भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं। आप भी करिए। डिजिटल मार्केटिंग और मल्टी चैनल प्रेजेंस अगर आप रखते हैं तो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। एडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन बजाज फिनसर्व का बहुत बड़ा पावर है जो आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी परिस्थिति आ जाए आप ये मत बोलो कि नहीं भाई मैं तो ऐसे ही रहूंगा, आप चेंज हो सकते हो। इनोवेट करना जरूरी है, अडेप्ट भी करना उतना ही जरूरी। ब्रांड पोजीशनिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको किस नाम से जाना चाहिए, उसी एंगल पे आपको काम करना है ताकि आपकी ब्रांड पोजीशनिंग स्पेसिफिक और क्लियर बने। और फाइनल आपको सीखना है कम्युनिटी एंगेजमेंट। अगर आप कम्युनिटी नहीं बनाते हो, अगर आप एंगेजमेंट नहीं रखते हो कस्टमर के साथ में, बहुत जल्दी बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। अगर आप चाहते हैं किसी कंपनी के ऊपर मैं केस स्टडी बनाऊं तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।